हाइड्रोजन। और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन, है ना। तो अवर टॉपिक इज प्रेपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन मतलब जो मॉलिक्यूलर स्टेट में इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ओके। अब देखो, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसके लेबोरेटरी मेथड, है ना। लेबोरेटरी मेथड, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि लैब में हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है। तो लैब में हाइड्रोजन कैसे बनती है जी, हम क्या करते हैं कि जो जिंक होती है, जिंक का रिएक्शन करवा देते हैं किससे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज अ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो इसमें देखो, अगर मैं H2 और जिंक और हाइड्रोजन की बात करता हूं तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जिंक क्या कर देगी, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी इधर से। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा ZnSO4 along with ZnSO4 along with H2, ये मेरे पास बन जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, यहां से मैं इसको कलेक्ट कर सकता हूं। दिस इज द फर्स्ट मेथड। लैब में इस तरीके से मैं हाइड्रोजन को बना सकता हूं। ठीक है, एक और मेथड है जिसमें मैं क्या करता हूं, जिंक का रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ। तो यहां पर क्या बन जाता है, यहां पर सोडियम जिंकेट बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस यहां से भी मैं कलेक्ट कर सकता हूं। तो ये क्या है, इस तरीके से लैब में हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाई जाती है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? यस सर। अब बात करता हूं कमर्शियल स्केल की। कमर्शियल स्केल मतलब अगर मेरे को लार्ज स्केल पे डाई हाइड्रोजन बनानी है कमर्शियली, तो वो कौन कौन से मेथड यूज होंगे? सो नेक्स्ट मेथड इज कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। कमर्शियल मतलब लार्ज स्केल पे डाई हाइड्रोजन को मैं कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो पहला मेथड है इसमें बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब तोड़ना, वाटर। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर का मतलब क्या समझे आप? व्हाट डू मीन बाय एसिडिफाइड वाटर जी? एसिडिफाइड का वाटर का मतलब ये है कि मैंने वाटर में कुछ हद तक जो ट्रेस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में कोई ना कोई एसिड जो है उस वाटर में ऐड किया है। तो अब वो वाटर नॉर्मल वाटर से एसिडिफाइड वाटर हो गया, जिस वाटर में मैंने स्मॉल ट्रेसेस ऑफ एसिड जो है वो डिसॉल्व किए हैं। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने वाटर को लिक्विड फॉर्म में ले लिया। ठीक है जी, अब मैंने कराई इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस? मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, ब्रेक डाउन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें मैंने ट्रेस अमाउंट में क्या कर दिया, मैंने एसिड भी इसमें ऐड करवा दिया। ठीक है, तो ये किस में टूट जाएगा जी? तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस और O2 गैस। तो यहां से मैं हाइड्रोजन गैस को लार्ज स्केल पे क्या कर सकता हूँ, कलेक्ट कर सकता हूँ। समझ गए जी इस बात को? यस और नो? दूसरा मेथड क्या है कमर्शियली? दूसरा मेथड है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं जी? नमक के एक्वस सॉल्यूशन को मैं ब्राइन सॉल्यूशन बोलता हूं। तो सेकंड मेथड क्या है कमर्शियली? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो मैंने क्या किया कि नमक का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। नमक के एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन होंगे? Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस।
उसकी क्या करवा दी, हाइड्रोलाइसिस करवा दी, ब्रेक डाउन बाय यूजिंग सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दी, वाटर से उसको तोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है जी, यहाँ पर क्लोरीन गैस बनती है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, along with 2Na positive aqueous along with 2OH negative। तो ये इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो यहां से भी मैं हाइड्रोजन को क्या कर सकता हूं, कलेक्ट कर सकता। इतनी बात आपको क्लियर हो गई जी। सेकंड मेथड क्लियर हो गया, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस विद ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हाईली इंपॉर्टेंट है, बाय कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। दिस इज इंपॉर्टेंट मेथड, बाय कोल गैसिफिकेशन, बाय कोल गैसिफिकेशन। अब कोल गैसिफिकेशन में होता क्या है कि मैं कार्बन सॉलिड लेता हूं, उसका रिएक्शन मैं स्टीम के साथ करता हूं, उसमें मैं स्टीम पास कराता हूं वेरी हाई टेम्परेचर। वाटर गैस का मतलब क्या हो गया, ये स्टीम हो गया है ना, H2 इन गैसियस स्टेट मींस स्टीम एट वेरी हाई टेम्परेचर, 1270 है ना, 1270 केल्विन के आसपास। तो यहां पर पहले क्या बनती है, यहां पर पहले वाटर गैस बनती है। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस यहां पर बनेगी, और इन दोनों के मिक्सचर को मैं क्या बोलता हूं, वाटर गैस या सिन गैस। ये क्वेश्चन आपने पेपरों में देखा होगा जरूर। क्लियर है जी बात। तो यहां पर कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन से क्या बना, इनिशियली मैंने कार्बन लिया और कार्बन से मैंने स्टीम पास कराई वेरी हाई टेम्परेचर पे, तो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। और इन दोनों गैसेस के मिक्सचर को मैं क्या बोलता हूं, वाटर गैस या सिन गैस। ठीक है। अब हुआ क्या, इस रिएक्शन में जो H2 की प्रोडक्शन है उसको मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूं, उसको मैं इंक्रीज कर सकता हूं बाय वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन से, है ना। जो यहां पर मुझे H2 मिला, इस H2 की मैं कंसंट्रेशन को या प्रोडक्शन को और ज्यादा कैसे इंक्रीज करवा सकता हूं, कौन से रिएक्शन से, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। उसमें मैं क्या करता हूं जी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेता हूं, ठीक है, और वाटर लेता हूं इस तरीके से गैसियस स्टेट में, और बहुत हाई टेम्परेचर पे 673 केल्विन पे आयरन क्रोमेट यहां पर एज एक कैटालिस्ट लिया जाता है। अब यहां से जो हाइड्रोजन मुझे मिलेगी, यहां से क्या बन जाएगा आपके पास, CO2 गैस अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस जो मिलेगी उसकी यील्ड या प्रोडक्शन मेरे को अच्छे अमाउंट में मिलेगी। ठीक है जी। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में मैं क्या करता हूं, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर CO2 भी बन रही है, CO2 भी बन रही है ना, तो ये CO2 मैं कैसे रिमूव कर सकता हूं यहां से, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन लेता हूं, उससे क्या करता हूं, यहाँ पर रबिंग करता हूं, और रब करने से ये CO2 गैस जो है वो इस रिएक्शन मिक्सचर से बाहर हो जाती है, और मेरे को जो है हाइड्रोजन गैस अच्छी यील्ड में देखने को मिलती है। तो ये थे कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या आपको ये क्लियर हुए। सर किस चीज से बताया रबिंग करने का? सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन, मैं लिख देता हूं जी यहां पर, सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। ठीक है, बस बट इस लेवल से आपसे पूछेगा नहीं क्वेश्चन, बट आप फिर भी लिख लो सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। से मैं क्या करूंगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से रिमूव कर सकता हूं बाय स्क्रबिंग इट विद सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन, और यहां पर फिर H2 गैस को क्या कर सकता हूं, कलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, CO2 जब रिमूव हो गई तो H2 ही बचेगी ना सर। यस सर। ओके, अब देखो, अब बात करता हूं इसकी प्रॉपर्टीज की। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ
ड्राई हाइड्रोजन। अब देखो अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कंबस्टिबल गैस, है ना? तो आप ये सारी चीजें वैसे लिख सकते हो, है ना? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, साथ में क्या है? कंबस्टिबल गैस। ठीक है। अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी कि जो हाइड्रोजन गैस है इट इज लाइटर देन एयर, है ना? और वाटर में क्या होती है ये? वाटर में ये इनसोल्यूबल होती है, लाइटर देन एयर एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये रही इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैं हाइड्रोजन गैस को देख के पता कर सकता हूं। अब बात करूंगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का पता लग गया ना आपको कि देखो जो हाइड्रोजन गैस होती है उसकी जो अपीयरेंस है वो कलरलेस है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, उसका कोई टेस्ट नहीं है, वो आग पकड़ लेती है, वो एयर से हल्की है और वाटर में इनसोल्यूबल है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है उसको जो डिसोशिएट करना होता है उसके लिए जो एंथैल्पी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इट इज हाई। ठीक है। बताया था ना मैंने कल आपको, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो अब देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, पहली केमिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं, रिएक्शन विद हैलोजन। रिएक्शन विद हैलोजन। अब मैंने आपको हाइड्रोजन गैस बना के बता दी, अब मैं उसका हैलोजन के साथ रिएक्शन देखूंगा, है ना? तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है? एसिड बनाती है। ठीक है जी। एक्स यहां पर कुछ भी हो सकता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। मैं एक रिएक्शन आपको लिख के बता देता हूं। जैसे H2 गैस प्लस Cl2 गैस विल फॉर्मिंग 2HCl गैस। ठीक है जी। क्लियर होगी आपको ये बात? You can say that when hydrogen react with halogens it give hydrogen halide ना, हाइड्रोजन हैलाइड देगा। तो देखो ये रिएक्शन जो है वो ब्रोमीन और सॉरी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ इजीली हो जाता है। अगर फ्लोरीन के साथ बात करता हूं तो ये डार्क कंडीशन में होता है ना? दिस रिएक्शन विद फ्लोरीन अकर्स इन डार्क कंडीशन ऑल्सो। ठीक है। जबकि आयोडीन के केस में मुझे कैटालिस्ट की आवश्यकता होती है इस रिएक्शन को करवाने की। ओके। अब पहला रिएक्शन, पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, रिएक्शन विद हेलोजन। दूसरा है इसमें रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन। रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन किसको बोलते हैं? दो ऑक्सीजन, है ना, O2 फॉर्म। तो होगा क्या कि जब मैं हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन डाई ऑक्सीजन के साथ करता हूं, है ना, तो क्या बनता है मेरे पास? मेरे पास बन जाएगा वाटर लिक्विड। ठीक है। यहां पर मुझे हीटिंग या कैटालिस्ट की आवश्यकता पड़ती है बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, है ना? ये रिएक्शन कैसा होता है? हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब इसमें डेल्टा एच क्या होता है जी? डेल्टा एच इसमें होता है आपके पास नेगेटिव। और ये कितनी वैल्यू आती है? वो आती है 285 के आसपास आती है ना, -285.9 किलो जूल पर। ये चीजें आपसे कोई नहीं पूछेगा वैल्यूज, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है।
तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, है ना। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद डाइऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन। क्या बनाएगा डाई नाइट्रोजन के साथ? अमोनिया बनाएगा। क्या बनाएगा जी? आपने ये रिएक्शन बहुत बार देखा होगा। 3H2 गैस प्लस N2 गैस विल फॉर्मिंग 2NH3 गैस। देखा है ना ये रिएक्शन, यस सर। अमोनिया बनाने की प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? हेबर्स प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है बात? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इट इज 673 केल्विन। 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए होता है। और आयरन यहां पर एज ए कैटालिस्ट काम करता है, प्लीज ये बात भी ध्यान रखेंगे। हेबर प्रोसेस, आयरन इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। क्लियर होगी बात? बात करता हूं इसकी यूजेस की। यूजेस डाई हाइड्रोजन, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है? कई बार यूज से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये तो देखो मेमोरी बेस्ड चीजें हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो अगर मैं इसके फर्स्ट यूज की बात करता हूं, सो डाई हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन लेबोरेटरी, है ना। पहला इसका रोल क्या है? इट इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन लैब। और इंडस्ट्री में भी मैं बात करूं तो ये इंडस्ट्री में भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट डाई हाइड्रोजन यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द हाइड्रोजिनेशन of vegetable oil, in the hydrogenation of vegetable oil। अब इस रिएक्शन को मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब मैं हाइड्रोजन, मान लिया कि मेरे पास एक एल्कीन है। अल्कीन क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एल्कीन्स क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसकी क्या कराता हूं? हाइड्रोजनेशन कराता हूं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो दिस विल चेंज इनटू वनस्पति घी, डाल्टा जिसको आप बोलते हो, है ना। ये किसमें चेंज हो जाएगा? दिस विल चेंज इनटू RCH2 सिंगल बॉन्ड CH। मतलब एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें चेंज हो गया? सैचुरेटेड में। इसीलिए बोलते हैं डाल्डा खाना चाहिए। समझे आप बात? क्योंकि बॉडी में अनसैचुरेटेड चीजें नहीं टूटती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, जैसे आपका रिफाइंड हो गया, वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये है आपके पास कोई भी ऑयल रिफाइंड। ठीक है, तो मान लिया कि मैंने ये रिफाइंड लिया, उसकी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करवाई, तो वो रिफाइंड किसमें चेंज हो गया? रिफाइंड विल चेंज इनटू वनस्पति घी और डालडा, यू कैन से दैट। समझ आई बात है? यस सर। नेक्स्ट यूज क्या है इसका? इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल। सिंथेटिक पेट्रोल में भी इसका यूज रहता है, सिंथेटिक पेट्रोल बनाना। ठीक है, रॉकेट में एज ए फ्यूल काम करता है। डाई हाइड्रोजन इज यूज एज ए रॉकेट फ्यूल, है ना, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, और जो एटॉमिक हाइड्रोजन होती है, वो टॉर्च में यूज होती है वेल्डिंग पर्पस के लिए। ठीक है, जो एटॉमिक हाइड्रोजन होती है, इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस फॉर वेल्डिंग पर्पस। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स आप क्या कर लेना, याद रख लेना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है।
ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ये ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या है? दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या है? दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब मान लिया दो हाइड्रोजन है मेरे पास, ये एक हाइड्रोजन हो गया और ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया। अब इन दोनों हाइड्रोजन्स की स्पिन अगर एक ही डायरेक्शन में है, मतलब हाइड्रोजन में आपको पता है कि एक प्रोटॉन होता है। अगर दो प्रोटॉन की स्पिन जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है ना, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? ऑर्थो हाइड्रोजन। समझ गए इस बात को? अगर स्पिन जो है इनकी वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, एक की क्लॉकवाइज है एक की एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे हाइड्रोजन्स को क्या बोलता हूं? पैरा हाइड्रोजन बोलता हूं। ठीक है जी। when the proton spins are in the opposite direction it forms para hydrogen, when the proton spin are in the same direction it forms कौन सा हाइड्रोजन? ऑर्थो हाइड्रोजन। तो क्या आपको यहां तक ये बात क्लियर है? यस और यस। यस। देखो रूम टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे ये 3:1 में मिलते हैं। ठीक है, मैं फिर से ही आपको बात बता देता हूं। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं या हाई टेम्परेचर की बात करूं, तो जो ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन का रेशियो होता है इट इज 3:1। 3:1 का मतलब कि रूम टेम्परेचर पे 75% ऑर्थो हाइड्रोजन होता है और 25% जो है आपका पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, और बात करूं 0 केल्विन की। 0 केल्विन पे ऑर्थो हाइड्रोजन 0% होता है और पैरा हाइड्रोजन जो है वो 100% होता है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? देखो इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होती है। अगर बात करूं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, अगर बात करूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो ऑर्थो का ज्यादा होता है किससे? पैरा से। तो क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं या नहीं? क्लियर है ये बातें? यस। ओके, नेक्स्ट है जी हाइड्राइड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्राइड्स। सो व्हाट आर हाइड्राइड्स? देखो, जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन के दूसरे एलिमेंट्स के साथ, देखो हाइड्रोजन जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, द बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हाइड्राइड। अब देखो हाइड्रोजन जो है वो बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ क्या करता है? कंबाइन करता है। किसके साथ कंबाइन नहीं करता है? केवल और केवल नोबल गैसेस के साथ कंबाइन नहीं। ठीक है, तो हाइड्राइड का मतलब पता लग गया। बाइनरी कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स मेटल्स भी हो सकती हैं, वो एलिमेंट्स नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। अब जो हाइड्राइड्स हैं वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर तीन तरह से क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहले आ गए मेरे पास आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड का दूसरा नाम होता है सेलाइन हाइड्राइड, या इसको साल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोलते हैं। दूसरी तरह के हाइड्राइड जो होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड का दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। और जो तीसरी तरह के हाइड्राइड होते हैं उनको बोलता हूं मटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड।
मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब एक एक करके मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं। ठीक है जी। तो पहले बात करते हैं हम आयोनिक हाइड्राइड की या सेलाइन हाइड्राइड। ठीक है, जैसा नाम ही बोल रहा है, क्या होते हैं आपके पास आयनिक हाइड्राइड। देखो, जो हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ बनाता है ना, हाइड्रोजन जो बाइनरी कंपाउंड किसके साथ बनाता है, एस ब्लॉक के साथ बनाता है। मतलब बाइनरी कंपाउंड्स formed by hydrogen with s block element or group 1 and group 2 elements are known as ionic hydrides or saline hydrides। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट आपको पता लग गया, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों आ गए। ठीक है, तो उनको बोलता हूं मैं आयोनिक और सेलाइन हाइड्राइड। ठीक है, अब ये क्या होते हैं जो आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स होते हैं? दीज आर जनरली सॉलिड्स विद आयनिक लैटिस, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देयर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द केटायन। ठीक है, क्या आपको ये बात क्लियर हुई थी? यस और नो? देखो, मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ। मान लिया कि ये बन गए इनके हाइड्राइड, इनके साथ बना लिया LiH, सोडियम के साथ बना लिया NaH, इसके साथ बना दिया KH, उसके बाद रुबिडियम के साथ रुबिडियम हाइड्राइड, और फिर आ गया सीजियम हाइड्राइड। अब मैंने आपको क्या बोला कि जैसे जैसे जो है केटायन का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो आपको कल को क्वेश्चन आ जाए, इन चार ऑप्शंस में से आपसे पूछ ले कि थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड के बाद किसकी है? सोडियम हाइड्राइड, फिर पोटाशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर लास्ट में। ठीक है, इसी तरीके से देखो, जो आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, है ना, ग्रुप 2 में। कौन कौन बनाते हैं? कैल्शियम बना देगा, कैल्शियम हाइड्राइड, उसके बाद स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, उसके बाद बेरियम हाइड्राइड। तो ये मैंने उनका ऑर्डर लिख दिया। तो क्या आपको ये आयनिक हाइड्राइड क्लियर हो गए सबको? यस और नो? यस सर। मान लिया कि इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है इन तीनों में, तो आप फिर आंसर कर सकते हो थर्मल स्टेबिलिटी, है ना, तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है और यहाँ पर इसकी आपस में कंपेयर नहीं कराया। ठीक है, बात करता हूँ मेटेलिक हाइड्राइड। जो मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं जनरली वो डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब देखो, 3 से ग्रुप 12 होते हैं पीरियोडिक टेबल के, उनको बोलता हूं मैं डी ब्लॉक, है ना। मैं बात कर रहा हूं आपसे मेटेलिक हाइड्राइड की। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ इज नोन एज मेटेलिक हाइड्राइड। अब जो डी ब्लॉक है वो चलता है ग्रुप 3 से 12। अब इसमें 3 ऐसे हैं जो मेटेलिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, 7, 8 और 9। 7, 8, 9 को छोड़ के, इसका रीजन है ड्यू टू हाइड्राइड गैप। ड्यू टू हाइड्राइड गैप they will not form metallic hydride।
अब देखो मेटेलिक हाइड्राइड कौन कौन बनाएंगे, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, समझ गए इस बार। देखो जो मैकेनिक हाइड्राइड होते हैं इनकी हाई कंडक्टिविटी होती है। अब इनमें क्या होता है कि इनमें जो कंपाउंड बनता है वो नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं मेटेलिक हाइड्राइड का। मान लिया मैंने लिखा है टाइटेनियम हाइड्राइड, तो देखो टाइटेनियम लिखा है एक, और जो हाइड्रोजन है इसमें वो 2.87 लिख दिया, मतलब स्टोशियोमेट्रिक रेशो गड़बड़ है ना। तो ये किस उसमें रहते हैं, जो मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं जनरली नॉन स्टोशियोमेट्रिक रेशियो में उसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी बात। इसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है दैट विल ऑक्यूपाई द होल्स इन द मेटल लैटिस। मान लिया कि कोई टाइटेनियम का लैटिस है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जो होती है वो मेटल्स मेटल्स के अंदर की पैकिंग होती है। अब इस पैकिंग के बीच के जो स्पेस दिख रहे हैं आपको, ये कौन से स्पेस हैं, दीज आर इंटरस्टिशियल साइट्स। क्या बोलता हूं इनको जी, दीज आर इंटरस्टिशियल साइट्स, या इसको वॉइड साइट्स भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन यहां पर आके क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, और जो है इन ट्रांजिशन मेटल के साथ मेटेलिक हाइड्राइड बना देता है। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? यस और नो? सर एक बार रिपीट कर दूं। देखो मैंने आपको बात बताई कि जो मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं वो डी ब्लॉक वाले बनाते हैं। उसमें भी मोर फ्रिक्वेंटली बात करूं तो ग्रुप नंबर 3, 4, 5 और 6 ये इजीली जो है वो मेटेलिक हाइड्राइड बना देते हैं। 7, 8, 9 नहीं बनाते हैं। और उसके बाद जो बचे 10, 11, 12, जो 10, 11, 12 बचे वो हाइड्राइड बनाते हैं, या ऑन हीटिंग बनाएंगे विद हाइड्रोजन, और उसके लिए जो होगा वो हाई प्रेशर की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब बात करता हूं मैं कि हाइड्राइड कैसे बनता है, मेटेलिक हाइड्राइड कैसे बनता है। अब आपको पता है कि जो मेटल्स होती हैं ट्रांजिशन मेटल्स, मेटल्स में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है मेटल्स का, पैकिंग जिसको बोलते हैं, उसमें एटम्स इस तरीके से अरेंज होते हैं किसी भी मेटल के। मान लिया कि टाइटेनियम का लैटिस मैं आपको दिखा रहा हूं, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो उसमें टाइटेनियम के एटम्स जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज है। तो जब एटम्स की अरेंजमेंट हो रही है तो कुछ बीच में खाली स्पेस देखने को मिल रहे हैं, जिन खाली स्पेस को मैं क्या बोलता हूं, इंटरस्टिशियल साइट्स बोलता हूं या वाइड साइट बोलता हूं। तो हाइड्रोजन क्या करता है, उन खाली स्पेसेस में वाइड साइट में आके क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। ठीक है जी। और हाइड्रोजन के साथ वो क्या बना देते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड बना देते हैं। समझ गए? ये आज मैं इतना ही करा रहा हूं इसमें। अगर आपको कोई डाउट है आज की क्लास में, यू कैन प्लीज आस्क, अदरवाइज फिर मैं इसको कल कंटिन्यू करता हूँ, कल इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। देखो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक में ना, जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो थोड़ी थ्योरेटिकल बेस्ड है, बट उसमें अगर आप कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए चलोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए चलोगे, तो उसमें सबसे ज्यादा हायर पॉसिबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने सुना है। ठीक है मैम, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू जी।